मैंने अपने फादर को कभी थैंक्स नहीं बोला, क्योंकि वो होता है ना मेल ईगो। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हो डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ही आप सोचते हो, क्योंकि पापा की एक हफ्ते शिफ्ट होती थी डे शिफ्ट, एक हफ्ते होती थी नाइट शिफ्ट, तो शिफ्ट चेंज होते रहती थी। और उस समय अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिले और आपको एक सही डायरेक्शन ना मिले और आपके पेरेंट्स आपके लिए शील्ड ना बने। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जिनका रिसेंटली ही यूपीएससी सीएपीएफ में ऑल इंडिया रैंक 77 आया है। इनकी जर्नी बहुत ही खास है क्योंकि इन्होंने काफ़ी एग्जाम दिए गवर्नमेंट एग्जाम में, जैसे कि हम बात करते हैं एफकैट की, सीडीएस की, इंजीनियरिंग एग्जाम भी काफ़ी दिए इन्होंने, बट कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इनका जो थॉट प्रोसेस था, इनका जो माइंडसेट था नेवर गिव अप वाला, इन्हें आज यूपीएससी सीएपीएफ में जॉब दिलवा के माना। सो चलो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हेलो रौनक, कैसे हो आप? बढ़िया सब, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और अच्छा लग रहा है आपसे करके। कूल, थैंक यू एज वेल एज फ्रॉम मी। तो स्टार्ट करें। या तो सबसे पहले तो ऑडियंस को आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। मैं हमारी पूरी फैमिली, जो हमारा मेरा जन्म हुआ था यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, वो अमेठी के पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसके बाद क्योंकि मेरे फादर की जॉब धनबाद झारखंड में कोल सेक्टर में थी, तो हमें पूरी फैमिली को माइग्रेट करना पड़ा। तो हमारी बाकी सारी स्टडीज और जो भी हम बॉर्न इन सुल्तानपुर एंड ब्रॉट अप इन धनबाद झारखंड वाला ओके। हिसाब किताब। तो ये जो आपकी स्कूलिंग है एंड जो आपका 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन, ये सभी धनबाद से हुई है। जी जी, 10 12 ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन 12 तक मैं धनबाद में ही रहा हूँ, वहीं पढ़ाई हुई। कूल। तो सर ये जो आपकी करियर जर्नी रही, लाइक राइट नाउ आप एक पब्लिक सर्विस सेवा में हैं, तो ये आपको जहन में कब आया कि नहीं मुझे बचपन से ही था, या जैसे होता है कि मेरे फैमिली में कोई था तो मैं उनसे इंस्पिरेशन, या मेरे रिलेटिव्स में कोई था, या आपने 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, ये आपको मोटिवेशन कब आया? फैमिली में तो सर ऐसा दूर दूर तक, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में मैं एकदम इमीडिएट जानूँ तो फादर को ही जानता हूँ, लेकिन वो दैट टू वो गवर्नमेंट कंपनी में एज एन एम्प्लॉय है। लेकिन पब्लिक सर्विस में तो मेरी नज़र में भी, मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है दूर दूर तक। क्योंकि पहले दो तीन चीज का भाव रहा सर फैमिली में, पहले की जो हमारे पेरेंट्स रहे, जो आसपास रहे, वो बहुत पढ़ नहीं पाए, उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि फैमिली कंडीशंस ऐसे थी, हालात ऐसे थे। ग्रैंडफादर की डेथ बहुत ही यंग एज में हो गई थी, जब मेरे पिताजी बहुत कम उम्र के थे। और उसके बाद उनको जॉब टू कवर करनी पड़ी, उसके बाद वो माइग्रेट किए, तो इस वजह से पब्लिक सर्विस में तो आसपास में कोई नहीं था। ये मेरा ड्रीम था, या मैं कहूँ मेरे फैमिली का ही कलेक्टिव ड्रीम था कि नहीं, हमारे फैमिली से एक इंसान पब्लिक सर्विस में, दैट टू एज एन ऑफिसर जाए। उस ड्रीम को मैंने परस्यू किया और होपफुली आज बिल्कुल आपके सामने। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूपीएससी होता है, ये एक पर्सन का देख के ड्रीम नहीं होता है, ये कलेक्टिव ड्रीम रहेगा, तभी ये पूरा हो पाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बात इसमें कहता हूँ कि जब हम एक मिडिल क्लास जाते हैं, और अगर मैं अपनी अपनी ही बात करूँ, तो ये एक साल की जर्नी है नहीं। मैं 2020 से एग्जाम दे रहा हूँ, 3 साल हो गए आज। तो जब एग्जाम एक साल का नहीं है, तो फिर सक्सेस भी एक दिन की नहीं। जब सक्सेस एक दिन की नहीं, तो एक इंसान की भी सक्सेस नहीं। यस। I'm a you can say I'm a representative of a collective success, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका पूरा एफर्ट रहा। और ये एक दिन का भी एफर्ट नहीं, ये भी नहीं कहूंगा मैं ये 3 साल का एफर्ट रहा। मेरी 10th तक की जर्नी ऐसी रही है ड्रामेटिक, जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूँ कि मैं वास्को डिगामा जैसा अपनी लाइफ जीता हूँ, कि ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, ये हिंज होगा, ये कटेगा, दुनिया ये करने में, ये करके देख लेता हूँ। और वो क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से रहते हो, तो एक हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है, अरे यार ये आपका लड़का कहाँ जा रहा है, ये करना चाहिए था, ये क्यों कर रहा है। एंड और जब ये क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क नहीं आता, ये आपकी फैमिली में भी आता है, यार हमने तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा, हर चीज कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों कर रहा है। तो एवरीथिंग हैज टू गेट प्रूव्ड, इफ स्पेशली इफ यू आर इन मिडिल क्लास, आपको हर एक चीज प्रूव करनी पड़ती है। ओ नो, आप 12th में अच्छा नहीं कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप 10th में अच्छा नहीं कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपने पैसे खराब किए, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप पढ़ते नहीं हो। तो अल्टीमेटली जब आप एक पब्लिक सर्विस, दैट टू यूपीएससी के पीडीएफ में आपका नाम आता है, तो कई क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, इनफैक्ट प्रेजेस चालू हो जाते हैं कि नहीं यही कराना चाहिए था। कूल। तो सर ये आपकी जो स्कूलिंग जर्नी रही, जैसे कि आपने बताया कि आपको माइग्रेट करना पड़ा था, तो ये आप स्कूलिंग जर्नी के साथ साथ आप 11th 12th की अपनी जर्नी बताए थोड़ा। 11 12 की जर्नी तो फिर भी स्मूथ रही, 10 तक की जर्नी काफी ड्रामेटिक रही। ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्योंकि मेरे फादर की जॉब लगी थी कोल सेक्टर, और जिस समय पापा ने मेरे जॉब ज्वाइन की, 98 की बात होगी, उसी को मेरा बर्थ ईयर का ही बात था। तो उस समय ओपन कास्ट माइनिंग आई नहीं है। तो
ट्रॉली माइनिंग होती थी, आपको बहुत डीप जाना पड़ता था, एक लिफ्ट की तरह का सिस्टम होता था, वहां से आपको कोल लेके ऊपर आना पड़ता था, और वो पिट माइनिंग उसको कहते थे। तो उस समय अगर हम याद करें तो उस समय माइनिंग कोलैप्सेस वगैरह बहुत होते थे, अब तो ओपन कास्ट माइनिंग हो गई, उस समय होता था। तो एक तो खतरे वाली जॉब, लेकिन फिर आपको फैमिली सपोर्ट करनी, तो माय फादर स्टार्टेड एज अ माइनर लेबर, एक पोस्ट आती थी तब कोल माइनिंग सेक्टर में। इसमें बेसिकली होता क्या था कि पापा को हमारे टोकरी ले जाना, टोकरी होती थी, उसको ले जाते थे, वो क्या कहते हैं नीचे, वहां से कोयला भर के 8 घंटे की ड्यूटी, दैट टू सो डीप, 8 घंटे की ड्यूटी करके फिर ऊपर आकर के वो डिपॉजिट करना होता। तो ये ऐसा सिस्टम उस समय होता था। अब तो खैर ओपन कास्ट माइनिंग है, और अब तो ओपन कास्ट माइनिंग में ही है। तो उस उन्होंने वहां से जॉब स्टार्ट की, और जब उन्होंने वहां से जॉब स्टार्ट की तो हमारी फैमिली को, मतलब जहाँ ये सेक्टर था उसके पास का ही क्वार्टर दिया गया था। तो उससे लग के कोई रोड नहीं, कोई कंक्रीट रोड नहीं, और आसपास स्कूल तो एक ही स्कूल थे जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे, और उस समय गवर्नमेंट स्कूल के क्या ही हालात, अर्ली 2000 के मैं बात कर रहा हूँ। So that time my family took a step, and I would say a very brave step. I don't know if I had been in that position, मैं उस पोजीशन में होता तो शायद क्या पता मैं उस स्टेप ले पाता कि नहीं। They decided, और that time my family income was around 2 to 3 thousand, if I'm not wrong, 2 to 3 thousand। उसमें भी आप ये डिसाइड करते हो, आपके दो बच्चे हैं, आप ये डिसाइड करते हो कि मैं अपने बड़े बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको आपका छोटा बेटा भी, उसको भी पढ़ाना है आगे चल के। प्राइवेट स्कूल उस समय भी चेन्स बहुत कम होती थी, कुछ डीएवी के चेन होते थे, डीपीएस के चेन। तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ हम पापा की जॉब थी, तो उसी के पास हमें क्वार्टर मिला हुआ था। अब दिक्कत ये थी कि जहाँ हम रहते थे वहां पर आसपास कोई रोड नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक माइनिंग प्रोन एरिया है, तो वहां पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन, केवल कुछ घर वगैरह थे, और पक्के रोड नहीं थे। पक्के रोड, वो भी जो रोड थे वो डोमिनेटेड होते थे, जो बड़े बड़े ट्रक्स कोल लेके आना जाना, जिनका मेन ट्रांसपोर्टेशन वाला काम था। तो अब सीन ये था कि अगर आपको 6 बजे की बस अगर लेनी है सुबह स्कूल की, क्योंकि आपके 7, 7:30, 8 से स्कूल स्टार्ट होते थे गर्मी में, तो मुझे 4:30 बजे घर से निकलना पड़ता था, और वो रोड नहीं होती थी वो, क्योंकि उसमें माइनिंग तो मतलब बंद ही रहती थी 4:30 बजे, तो आपको उस रास्ते से होते हुए जाना पड़ता था। अच्छा, उस समय ऐसा भी नहीं कि हर दिन आपको पापा छोड़ने जा सकते, क्योंकि पापा की एक हफ्ते शिफ्ट होती थी डे शिफ्ट, एक हफ्ते होती थी नाइट शिफ्ट, तो शिफ्ट चेंज होते रहती थी। तो आई हैव डन दिस, और मैं अकेले नहीं, मेरा भाई भी, हम दोनों ने ये काम करीब 8 से 9 साल किया, कि 1.5-2 किलोमीटर पैदल आपको जाना है बस लेके। और उस समय हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल का बैग भी हमें याद है पुराने दिनों में कितना भारी, ऐसे ऐसे ढो करके लेके जाना। तो वहां से वो बोल्ड डिसीजन लेना कि ठीक है, बच्चों को भी एक थोड़ा हार्डशिप की तरफ पुश है, क्योंकि वो बहुत इजी था उस समय, क्योंकि आसपास के सभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, एवरेज पढ़ाई करते थे, तो वो किया जा सकता था। और दैट टू अगर आपकी सैलरी 2-3 thousand 4,000 5,000 है, उसमें से आपका एक मेजर चंक क्योंकि स्टडीज के ऊपर जाता ही है, पास तो और जाता है, उस समय भी जाता था, उतने आपके छोटा मार्जिन में से आप इतना बड़ा चंक देते हो, तो आई वुड से कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। क्योंकि अगर वो सीड जिसे हम कहते हैं अगर नहीं लगा होता, आज फिर तो यूपीएससी कहाँ ही सोच रहा होता, तो कुछ और ही सोच रहे थे। उसके बाद खैर 9, उसके बाद जैसे जब ओपन कास्ट माइनिंग आई, तो फादर की हमारे वो जॉब चेंज हुई, जॉब प्रोफाइल टाइप चेंज हुई, तो उस समय से तो थोड़ा इजी रह गया। फिर 9-10 फिर मैंने डीएवी से किया, उसके बाद 9-10 डीएवी में क्या मेरे अच्छे मार्क्स आए, 10 सीजीपी आया मुझे। फिर जब उसके बाद फिर मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि सब कह रहे थे कि इफ यू हैव गुड मार्क्स यू शुड मूव, यू चेंज स्कूल। मैंने 11th-12th दिल्ली पब्लिक से किया, वो उस समय हमारे यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल होता था। तो दिल्ली पब्लिक से जब मैंने 12th किया, तो जब हमारे फादर ने एडमिशन कराया, तो मुझे कंप्यूटर दिला दिया कि इंजीनियरिंग तो करना है। क्योंकि अब दूसरी चीज ये भी होती है ना कि मिडिल क्लास का क्या सिस्टम है कि हम थोड़ी सी जगह मिलते हैं तो बस जगह और खोजते कि थोड़ा और पैर फंसा ले, और चादर बड़ी कर ले, और लंबा हो जाए। तो वही चीज है कि उनको लगा कि 10th अच्छा कर गया, तब तो अगला इंजीनियरिंग कर ही लेगा, इंजीनियरिंग कर लेगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो फाइनेंशियल कंडीशन सॉर्ट, वेल एंड गुड, अच्छा लाइफ चलेगा। पर ऐसा होता तो नहीं है जैसे मैं सोचता। तो ये रहा कि फिर चेंज करा, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। और 10th तक भी मैं डिबेट्स में था, मैं क्विज़ेस में था, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बिल्कुल क्रिकेट खेलना ये वो, उस समय बहुत आगे करके था। तो सिंपल तो रहा ही नहीं था, एक्सपेरिमेंट करने की आदत जो थी वो चलती रहती थी, कि पढ़ाई छोड़ करके दिन भर डिबेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के क्विज की बुक ला करके पढ़ रहे हैं, जीके की बुक ला के पढ़ रहे हैं, तो ये सब बदमाशियां थी। तो इस कारण से नहीं यार, ह्यूमैनिटीज करना, ह्यूमैनिटीज अच्छा। और लकीली वो पॉलिटिकल साइंस उस समय ऑफर कर रहे थे,
तो मैंने एक हफ्ते के अंदर ये स्कूल के मैं 30,000, क्योंकि कंप्यूटर के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, उसको लैब फी जिसे हम कहते हैं। तो मैंने वो करके मैंने कहा सर मेरे पैसे वापस करिए, मैं पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहला स्टूडेंट है जो पॉलिटिकल साइंस ले रहा है कंप्यूटर छोड़ के स्कूल। तो कहेगा नहीं नहीं हमारा क्लियर है, मैं ये लेना है। तो फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस ली। लकीली कुछ ही बच्चे थे पॉलिटिकल साइंस में इस साल, बहुत अच्छे नंबर आए, जोनल टॉपर भी रहा। फिर ट्वेल्थ हुआ तो जेई दे रहा था, तो और उस समय मेरे पिताजी ने हमारी कोचिंग करवा दी फिट जी में। जो सबसे अच्छा हो रहा था वो तो सब जगह भेज रहे थे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। ये तो अब मैं भी अपना कर रहा था कि नहीं मुझे थोड़ा ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, तो ह्यूमैनिटीज में लूंगा ही। फिर मैं फिट जी गया, कोचिंग भी की, क्योंकि ट्वेल्थ की भी कोचिंग थी, तो मैंने कहा ये फिट जी से ही मैनेज हो जाएगा। इंडिया जेई एंट्रेंस नहीं हुआ, और आई वुड से मैं लकी रहा कि नहीं हुआ, नहीं तो आज यहाँ नहीं रहता ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो फिर यहाँ से ग्रेजुएशन करना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करना था। यहाँ आके पता चला एक रूल है, आपको स्ट्रीम चेंज करेंगे तो आपका मार्क्स कटते हैं, जो परसेंटेज कट ऑफ परसेंट, अगर आप 95 पे एडमिशन लेने गए हो और आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो वो 90 हो जाएगा परसेंट, फिर आपको 90 का कट ऑफ का इंतजार करना पड़ेगा। तो वही हाल मेरा हुआ। तो करते करते थर्ड या फोर्थ कट ऑफ में मेरी एडमिशन हुई। तो और लकीली वो जो पिवटल पॉइंट आई वुड से कि एक तो वो मेरे पेरेंट्स का पुश कि नहीं इसे बेस्ट 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 चीजें देनी है। सेकंडली जो मैंने सब्जेक्ट चेंज किया पॉलिटिकल साइंस, दैट वुड आई वुड से कई बार छोटी छोटी डिसीजन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। एंड आई वुड से कि वो एक सब्जेक्ट चेंज मेरा आगे के 40 साल डिफाइन कर गया। यस। ये बड़ा बट सर यू सेड कि आपने विद इन 7 डेज अपने जो कंप्यूटर्स हैं ह्यूमैनिटी की तरफ या पॉलिटिकल साइंस की तरफ आप गए, ये सब्जेक्ट आपने चेंज किया। तो ये डिसीजन मुझे नहीं लगता कि बहुत ही इजी होता होगा, क्योंकि जैसे आपके नहीं। टीचर से भी बताया कि पहला बंदा देख रहा हूँ मैं जो कंप्यूटर से इसके तरफ स्विच करा, फिर पेरेंट्स भी होते हैं। तो फिर इस पे क्या आपका कहना है, मतलब ये इजी था डिसीजन लेना या काफ़ी ज़्यादा टफ? मेरे लिए तो इजी था। मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि यार ये नहीं करना, मजा नहीं आ रहा, ये करके देख लेते हैं, वो करके देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। पेरेंट के साथ है कि वो उतने पढ़े नहीं लिखे, तो शायद उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती। और दिक्कत है कि आप कम पढ़े लिखो बहुत बेटर है, लेकिन हाफ नॉलेज बहुत खराब चीज है। तो आसपास की सोसाइटी जहां हम रहते हैं वो 90% हाफ नॉलेज के साथ की है। तभी आज हम नेरेटिव में जी रहे हैं। तभी ये तभी तो हम आज कहते हैं ना ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है। यहाँ सोशल मीडिया ज्यादा बड़ा नॉलेज का सोर्स बन जाता है किताबों से या एक्सपीरियंस नॉलेज। तो उस वक्त घर वालों कई लोगों ने समझाया था, और बिल्कुल एक तो ये भी अच्छी बात है कि वो एक शील्ड बन जाते थे। और मैं आगे पेरेंट्स के लिए भी ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट शील्ड का काम करें, बहुत जरूरी है ये चीज। आज खासकर आज के जमाने में जहाँ इतना बम्बार्डमेंट है नैरेटिव्स का, इतना बम्बार्डमेंट है सबको अपने थॉट पुट अप करने हैं। और क्योंकि हम जब 9 10 11 12 हमारा डेवलपमेंटल फेज होता है, और उस समय अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिले और आपको एक सही डायरेक्शन ना मिले और आपके पेरेंट्स आपके लिए शील्ड ना बने, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे लिए तो खैर इजी डिसीजन था। उनको शायद दुनारे लड़का आपका ठीक करता, कंप्यूटर लेता तो ये कर लेता, वो कर लेता, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो शायद उन्होंने, और यही नहीं, जब मैंने ट्वेल्थ के बाद भी ग्रेजुएशन के लिए गया तब तो ज्यादा सुना, अरे एक साल और तैयारी कर लेता, हो जाता है जेई में, पढ़ने मार्क्स कितने अच्छा है ट्वेल्थ में, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता, सबके होते हैं। तो ये बहुत बड़ा वो रहा कि पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया कि नहीं नहीं करेगा, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। और वो हमेशा हर जगह यही कहते थे कि कर रहा है। कर रहा सबको इंतजार रहता था कि कब तक करेगा, कितना समय और। खैर अब तो कोई नहीं कुछ करता। है। एंड सर मैंने सुना है कि आपने काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी की, जैसे आपने एक तो बता दिया कि इंजीनियरिंग का भी आपने जेई का पेपर वगैरह दिया, बट ठीक है नहीं हुआ। बट ऐसा मैंने सुना है कि आपने काफ़ी एग्जाम की तैयारी भी की, जैसे एफ कैट की तैयारी की है, सीडीएस की है। तो मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि इसके लिए आपने प्रिपरेशन भी किया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर डीमोटिवेशन कुछ ऐसा? नहीं, जब मैं आया तो मैंने यही सोच के आया था कि मुझे यूपीएससी ही देना है, ओके। और दैट टू मैं सिविल सर्विस और सीएपीएफ टू बी प्रिसाइज, कि ये दोनों बिल्कुल, क्योंकि सेम जॉब प्रोफाइल है ऑलमोस्ट, तो ये दोनों और बिल्कुल सेम सिलेबस पे हैं, तो ये दोनों ही पर्टिकुलर हैं। लेकिन पहला अटेम्प्ट 2020 में दिया, और वो भी जो अटेम्प्ट की कहानी वो भी बिल्कुल ड्रामेटिक है। 2019 में मैं ग्रेजुएट होता हूँ, 2019 के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब कोचिंग चालू करनी है। कोचिंग क्या ही होगी, 4 महीने 5 महीने चली, कोविड आ गया। कोविड आ गया तो मैं घर चला गया। अब उस समय ऑनलाइन एजुकेशन उतना बूम नहीं हुआ था, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलती थी, लेकिन वो उस
तरीके से नहीं होती थी जैसे आज हमें दिखता है। कोई उस समय वो स्मार्ट बोर्ड का कंसेप्ट अभी उतना फैला नहीं था कोचिंग में 2019 में। अब तो एक दो साल के अंदर ये बहुत ज्यादा, तो स्मार्ट बोर्ड भी नहीं था तो टीचर्स वगैरह पढ़ाते तो कुछ इंटरेक्टिव, तो फिर जीरो से खुद को रब करके बिल्कुल ही सही करना पड़ा प्रिपरेशन। हालांकि फिर 2020 में मैंने सिविल सर्विसेज दिया। जीएस में अच्छे मार्क्स आए क्योंकि दो पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट होता है। जीएस में तो मतलब कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर आए। और मैं क्योंकि जीएस की फियर में था कि सब जीएस में फेल होते हैं, मैं भी जीएस में फेल हो जाऊंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब होता क्या, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हो तो डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ही आप सोचते हो। सेलेक्ट हुआ नहीं, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा। ओके। लेकिन फिर यूपीएससी आपको समझा देती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। तो 0.17 से मेरा सीसैट का कट ऑफ हो गया। जीएस के कट ऑफ में तो मैं 15 मार्क्स ऊपर था। ओके। नॉट 1 मार्क्स, नॉट हाफ मार्क्स, नॉट 1.7, इट वाज 0.17। उससे आपका रह गया सी सेट। सीसैट रह गया तो मैं मेंस नहीं दे पाया। फिर 2020 फिर मैंने प्रिपरेशन मतलब, वो दिक्कत है कि आपको जो मार्क्स है वो पता चलता है आपको एक साल के गैप के बाद, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं फाइनल, तब आपको आपके मार्क्स डिक्लेयर होते हैं। तो हालांकि मैं जो फिर एक साल अपने आप को दिया कि अब 2021 में मैं सारे एग्जाम दूंगा, जो भी अच्छे ऑफिसर लेवल एग्जाम है मैं सारे दूंगा। क्योंकि होता क्या, एक अटेम्प्ट आप फेल करते हो तो एक साल आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। उस एक साल के दौरान आपको फिर गुरु ज्ञान बहुत मिलने लगता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे पीओ दे दो, एसबीआई, हो सकता है कई लोग गुड फेथ में कह रहे हो कि कहीं हो जाए, लड़का सेटल हो जाए, एक मॉडल बैकग्राउंड का लड़का है। लेकिन 90% तो वही होते हैं कि ठीक है ये नहीं ये कर लो। अब दिक्कत ये है कि दोनों पोल्स एसएससी दे दो, एसबीआई पीओ दे दो, क्लर्क दे दो, आईबीपीएस दे दो। आई वाज लाइक नहीं सर, ऑफिसर बनने आए हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन लेंगे, ऑफिसर बन के जाएंगे। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आता तभी है जब आप प्रिपेयर अच्छे से करते हो। अब एक चीज होती है, एक लक होता है, एक हार्डवर्क होता है। आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आज नहीं तो कल लक आपको कुछ कर देगी। आप हार्डवर्क नहीं कर रहे तो लक कुछ भी कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करने जा रहे। तो आप एक बार हो सकता है आप हार्डवर्क कर रहे हो फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो दिक्कत है, लक के साथ ये दिक्कत है कि वो कभी ना कभी आती है, बिना बताए आती है। और जब तक नहीं रहेगी वो आपको बताते रहेगी, देख मैं अभी नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। लेकिन वही इस बार शायद मुझे लगता है कि लक से ने साथ दिया, सही रहा सब कुछ। तो जब मैंने 2021 में तो मैंने डिसाइड किया मैं सारे एग्जाम दूंगा। तो उस साल मैंने सीडीएस भी दिया, उस साल मैंने एफकैट भी दिया, सारा दिया और सारा ही क्वालिफाई होते चला। फिर उस साल मैंने सीपीएफ भी दिया और सिविल सर्विसेज भी दिया, वो दोनों भी क्वालिफाई हो गए। सिविल सर्विसेज का मेंस और सीएपीएफ की जो फिजिकल और मेडिकल, क्योंकि आपका सेकंड फिजिकल और मेडिकल होता है रिटन, वो दोनों बिल्कुल क्लैश कर गए। अब हुआ दिक्कत क्या कि मुझे फिजिकल की लोकेशन डेट सब कुछ चेंज करानी पड़ी, मैं फिजिकल और मेडिकल में आउट हो गया। उसको पीएसटी और एमएसटी कहते हैं। I39th बटालियन आईटीबीपी नोएडा में मेरा सेंटर था, मैं आउट हो गया। फिर मैंने मेंस दिया, मेंस आई थॉट कि अच्छा गया, अच्छा लिख के आया, पहला मेंस था, जोश में था। लेकिन 7 मार्क्स से इंटरव्यू कट ऑफ हो गया। तो आई वाज अगेन, जिसको कहते हैं बिल्कुल टचिंग लाइन, क्योंकि 1000 से ज्यादा नंबर का एग्जाम और आप 7 मार्क्स से मिस करो, दैट टू ऐसे एग्जाम में जहाँ ऑलमोस्ट आप 120 प्लस क्वेश्चंस लिख रहे हो, वहां पर 7 मार्क्स कुछ नहीं है। लेकिन वहां रुक गया। सीएपीएफ में फिजिकल में बाहर हो गया। सीडीएस में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मतलब लास्ट डे आप जब आउट होते हो, 5th डे, पूरे इंटरव्यू के आखिरी दिन जब आप आउट होते हो। सेम एफकैट में भी कॉन्फ्रेंस आउट। तो फिर अगेन ये 2022 आ चुका था, क्योंकि एग्जाम प्रोसेस एक साल चलता है। तो इस तरह लाइफ पुश करती है, और ये 2022 तक मैंने ये चीज सीखा, और शायद अभी भी सीख ही रहूंगा कि नहीं, ये एग्जाम ऐसे नहीं होगा कि आप सब कुछ कर दो और हो ही जाएगा। समटाइम्स इट विल टेक टाइम, इट विल हैव इट्स ओन जर्नी, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। बट वही कि सेट था कि करना है करना है करना है, लगे रहे। और लकीली फिर 2023 का जो 2022 का जो सीएपीएफ का अटेम्प्ट था वो रिटर्न क्वालिफाई हुआ। उस साल मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ, और लकीली देखिए यही लक होता है। हम उस समय सोच रहे थे कि खराब हो गया, अगर कहीं फिजिकल और मेंस की डेट फिर साथ पड़ते तो फिर नहीं हो पाता। तो उस साल मैंने अच्छे से फिजिकल के लिए प्रिपेयर भी किया, फिजिकल हुआ भी अच्छा। फिर इंटरव्यू की मैंने 2023 का सिविल सर्विसेज भी दिया, और इस बार तो सिविल सर्विसेज हम सब जानते हैं कैसा हुआ। ऑल टाइम लोएस्ट कट ऑफ की बात हो रही है, उसमें भी मैंने 110 प्लस स्कोर कर रहा हूँ, जो भी मैंने कट ऑफ हुए जहाँ भी आंसर की से मिला है। सीसैट भी अच्छा रहा, उसके बाद सीएपीएफ का इंटरव्यू भी अच्छा रहा, और लकीली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मुझे इस बार के इंटरव्यू में मिले। ग्रेट सर, ग्रेट। और उसके बाद फाइनल आपके सामने।
ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट मेरा ये कहना है आपसे कि ये जो जर्नी हो रही थी, लाइक कहीं ना कहीं छोटे, थोड़े थोड़े कम मार्क्स से या कुछ न कुछ से मैं रह जा रहा था, बैक पीछे रह जा रहा था। तो इस टाइम पे जहन में ऐसा कुछ आ रहा था कि यार मेरे लिए कुछ ये बना है या नहीं बना है, मतलब मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कभी डिमोटिवेशन आया आपकी लाइफ में? अरे सर बहुत बहुत, हर मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता था मोटिवेशन डिमोटिवेशन का। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जब आप फेलियर होते हो ना, तो फेलियर में आप अकेले होते हो। ठीक है, आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहेगा, लेकिन 24 आवर यू हैव टू डील विथ योरसेल्फ, यू हैव टू सी योरसेल्फ इन द मिरर। यार इस बार भी नहीं हुआ, यार इस बार भी नहीं हुआ, सब तो कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ। और सक्सेस में आपको किसी को समझाना नहीं पड़ता कि मैं सक्सेसफुल हो गया। यस। यही दिक्कत है, आप फेल होते हो, आप नंबर ऑफ कॉल्स देख लीजिए अपने मोबाइल में, आप सक्सेस होते हैं, आप नंबर ऑफ कॉल्स देख लीजिए अपने मोबाइल में। वो अपने आप एक बहुत बड़ा थ्योरी है कि सक्सेस किसी को समझानी नहीं पड़ती, और फेलियर आप किसी को चाह के समझा नहीं सकते हो। अब मैं 1 साल तक किसको समझाता कि 0.17 से रुका है। अब 0.17 अब सीसैट में वो एग्जाम, वो बच्चा या वो इंसान ज्यादा समझ पाएगा जिसने ये दिया है, क्योंकि फिर हम दोनों का दुख एक लेवल पे आता है ना। दुख एक लेवल पे आता है, ग्रेट। हाँ, वही चीज है फिर। तो वही चीज है कि फिर ये तो डिमोटिवेशन हर दिन आता है, लेकिन दो तीन चीजें जो डिमोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपके सपोर्ट सिस्टम, आपके पेरेंट्स, आपका रिलेशनशिप, और सेकंड आप खुद। अगर आपको अपने मेहनत पे ट्रस्ट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको उसके लिए आपको ट्रू टू योर सेल्फ होना पड़ेगा। क्या किया तो है, कर तो रहा हूँ, नहीं किया तो फिर दोबारा करूंगा, 1 साल और करूंगा, उतना ही एफर्ट लगाऊंगा जितना लास्ट टाइम लगाया। क्योंकि फिर ऊपर वाला भी देख रहा होता है ना कि इसने हाथ कर तो मार रहा है, यस ठीक है अब यस दे यस। देते हैं, आज यस नहीं तो सर, कर। डेफिनेटली सर। सर आप कुछ अपने प्रिपरेशन टिप्स शेयर करना चाहते हो सभी से कि मैंने ये प्रिपरेशन, या मैंने, जैसे होता है ना कि हम पढ़ते तो सभी हैं बट उसको एक राइट तरीके से पढ़ना, साथ ही साथ गाइडेंस तो सभी के पास बहुत है। अगर आज मैं बाहर जाऊँ और किसी को गाइडेंस, हज़ारों लोग हैं, बट एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम जैसे फैमिली होती है या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो आप ऐसा बताना चाहते हो कि आपने प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ किया, एज वेल एज खुद को मोटिवेट रखना, कि जैसे कोई सपोर्ट कर रहा है फिर भी हमारे माइंडसेट में पॉजिटिव थिंग्स चले, तो इसको कैसे आपने हैंडल किया? अब देखिए, स्ट्रेटजी और बुकलेट जिसे कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं या फिर टिप्स कहते हैं, वायरन में एक बात बहुत फेमस है कि चाय वाला भी बता देगा आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। तो ये है कि बॉम्बार्डमेंट तो है, चाहे ऑनलाइन के आने की वजह से, और ये बढ़ ही गया है। था तो हमेशा से, लेकिन और बढ़ गया। दो तीन चीजें जो बेसिक किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट सिर्फ यूपीएससी, नॉट सिर्फ कि आप सीएपीएफ दे रहे हो, सिविल सर्विसेज दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ा गो टू सोर्स होता है, उसका वो सोर्स होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको बता देता है कि देख भाई, मैं क्वेश्चन पेपर हूँ, मैं यहाँ यहाँ से बन के आया हूँ, सिंपल। तो अब जहाँ जब आपको पीवाईक्यू कहता है कि मैं यहाँ से बन के आया हूँ, यहाँ से बन के आया, आप उस हिसाब से अपने बुक लिस्ट मार्क्स करो। 90% टाइम जो पीवाईक्यू यही कहता है, सरकारी एग्जाम, सरकारी किताब। व्हाट इज सरकारी किताब? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आर द गो टू सोर्स, एनसीईआरटी एज द बेसिक सोर्स। बट एनसीईआरटी को भी पढ़ने का तरीका होता है, आपको सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती। हर एग्जाम की जो डिमांड है, जैसे अगर मैं अपना प्रिपरेशन की बात करूँ, तो मैंने 11-12 की तो सारी एनसीईआरटी जो पढ़ी थी, सेलेक्टिव मैंने एनसीईआरटी 6-7 की पढ़ी थी, वो खासकर हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी था। इसके अलावा साइंस के लिए मैंने 9-10 पढ़ा था, 9-10 की एनसीईआरटी। और सिर्फ ना सिर्फ पढ़ना, उसमें अब दिक्कत ये है कि जो यूपीएससी है, वो वहीं से, किताब तो एक ही है, अब यूपीएससी को भी पता मैं इसी किताब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम। तो आप बच्चे लेकिन फिर भी इस 200 पन्ने की किताब से नहीं आते। दिक्कत ये है कि यूपीएससी बहुत इंटरप्रिटेशनल होती है, फिर वो कोई भी एग्जाम है, वो इंटरप्रिटेशन टू इंटरप्रिटेशन जाते रहते, तो आपको किताब तो आनी ही चाहिए। आपको उस लेवल तक उसे पढ़ना है कि आपको कहानी, उसकी थॉट प्रोसेस, वो जिस हिसाब से लिखी गई, उसका एक एक लाइन का इंटरप्रिटेशन, वो बहुत अच्छे से आपको ग्रास्प होना चाहिए। उसके बाद आप निकाल पाओगे, उसके ऊपर फिर आपको पीवाईक्यू करना है। आपको पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि विदाउट पीवाईक्यू देयर इज नथिंग। कोई टेस्ट सीरीज आप लगा लो, नहीं पास हो जाओगे अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किया। तो पीवाईक्यू इज मस्ट, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। ये दो चीज अगर आप बेसिक रखो, उसके बाद फिर दुनिया का कोई भी सोर्स ऐड ऑन कर लो, छोड़ दो, पढ़ लो, चलेगा। ये दो बेसिक चीज। ग्रेट सर। एंड सर, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए या मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते थे? मेरा मतलब, मैं जो मतलब, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया वगैरह छोड़ रखा था 4 साल से, जब रिजल्ट आया उसके बाद ही मैं मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिव रखने के लिए, या मेनली मैं कहूँ खुश रखने के लिए,
तो 2-3 लोग मेरे गो टू पर्सन है। एक तो मेरे रूममेट्स, और मतलब ये लकीली ऐसे रूममेट्स हैं, सक्सेस फेलियर तो एक तरफ है, ये आज भी मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे, 50 साल बाद भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। ग्रेट सर। ऐसे रूममेट मुझे लगा, मैं इनके साथ 7 साल से रह रहा हूँ, तो एक तरह की कम्राइडरी भी बन गई है कि। दूसरा मेरी मॉम, मैं अगर बिल्कुल एक उनका बच्चे से अलग होके देखूं, आई एम नॉट सीन सच ए लेडी इन माय लाइफ। मैंने मतलब क्योंकि मैंने कई परिवार देखे, वो मुझे मोटिवेट तो करती, अरे भगवान है ना करेंगे। वो एक बार तो मुझे याद है, जब मैं फेल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भगवान में कमी होगी, मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं है, उसने बड़ा अच्छा पढ़ा। And जब आपको अपनी फैमिली की तरफ से ऐसा सपोर्ट आता है तो फिर आप पॉजिटिव ही रहते हो। वही मैंने कहा, जो शील्ड बहुत जरूरी है। उनका कमी है कि अगर कमी होगी तो उनमें कमी होगी। अब तुम मतलब, क्योंकि मैं एग्जाम दे के आया था, मुझे आज भी याद है, मैंने कहा कि वैसा ऐसा है, पेपर बहुत टफ है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कट ऑफ मैं तो अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा छोड़ दो भगवान के ऊपर, अगर कमी होगी तो ऊपर वाले में कमी होगी, इसमें कोई कमी नहीं। और आज भी मतलब मैं सिर्फ वो मेरे लिए या इन दोनों भाइयों के लिए डेली 2 टाइम मंदिर जाती है, हाईली स्पिरिचुअल है। ठीक है, मुझे अंगूठियों पहना देंगे, माला पहना देंगे, सब कुछ कर दे। मैं तो कभी कभी कह देता हूँ, इतना भी भगवान को जोर से याद मत करो यार, किसी दिन भगवान ने धीरे से याद कर दिया तो लेने के देने हो जाएंगे। हाउ फनी सर, हाउ फनी। तो वो बहुत स्पिरिचुअल है। तो वो सब सब एक्यूमुलेशन होता है सर, एक चीज किसी एक का नहीं होता है सक्सेस। जैसे मैंने कहा कि एक दिन का एग्जाम नहीं तो एक दिन की सक्सेस नहीं है, तो एक लोगों का भी सक्सेस, मैं शायद रिप्रेजेंटेटिव हो सकता हूँ मेरे दोस्तों के सक्सेस, मेरे फैमिली के एफर्ट्स के, सबके एफर्ट्स का, लेकिन सक्सेस इज कलेक्टिव सक्सेस। ग्रेट सर। एंड सर, डू यू वांट टू से समथिंग, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जैसे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ना अच्छे जगह ही जाए, एंड इसीलिए वो क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी करो, एंड स्टूडेंट भी उसे क्या जैसे आपको भी वैसे ही बोला गया कि आप अपना करियर सेट कर लो, बट आपने उस टाइम पे अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया एंड आज आप यहाँ पे हो। सो व्हाट्स योर थॉट, क्या आप शेयर करना चाहते हो अपकमिंग जनरेशन के साथ कि वो अगर जैसे कि पेरेंट्स तो अच्छे ही चाहेंगे, वो अपने आप को कैसे स्टेबल कर सके अपने करियर चॉइस करने में, तो व्हाट्स योर थॉट? देखिए, करियर चॉइस आपके इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है। या तो आप अपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाते हो, या तो आप अपने इन्वायरमेंट के प्रो जाते हो, जो आपके इन्वायरमेंट का माहौल बना हुआ है। मैं अगेंस्ट गया, बहुत हद तक आप कह सकते हैं। कई लोग प्रो जाते, तो जिसको कहते थे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल वाला पार्ट। तो इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी अगर मैं अपने आप माई सेल्फ एट 11 और 12, अगर मैं 11th और 12th के अगर मैं अपने माई सेल्फ से बात करूँ, तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल है। मेरे 90% ऑफ द 11th 12th के दोस्त जो हैं वो इंजीनियर हैं, दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग एवरीथिंग एल्स, बट दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर नोइंग दैट रिजल्ट कि रौनक यार तेरा मेहनत काम कर गया यार, तू कर गया यार, हमें पता था तू करेगा ये। अब देखिए, एक चीज ये भी होता है, आपका जो पीयर ग्रुप है, दे आर अर्निंग अ गुड पैकेज, कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई डेलॉयट में है, कोई कहीं है, दे आर वेल सेटल्ड। एंड जब वो कहते हैं नहीं यार तूने सही काम किया है, हम यहाँ ठीक है लेकिन तू अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। दूसरा, आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि मेरे टीचर थे अवध ओझा सर, जो बहुत फेमस है, मैं उनसे पढ़ा हूँ एक साल। वो कहते थे दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग बने हैं मेजरली, तो विदाउट इंटरेस्ट आपके लिए कुछ कर सकते थे, बाकी दुनिया में मेजरली हर आदमी अपने इंटरेस्ट से ही आपसे जुड़ता है। तो वो 2 लोग आपके पेरेंट्स होते हैं। तो वो एक बार को कुछ शायद गलत बात कह दे या डांट दे या गलत डायरेक्शन दे दे, लेकिन इंटेंट गलत नहीं होता है। तो एक तो उनपे, और उसके बाद जब आप कोई भी करियर डिसीजन ले रहे हो ना, आप छोटी छोटी डिसीजन हमेशा पॉजिटिव सेंस में भले उसका रिजल्ट कभी भी आप उस पर कॉन्फिडेंस करो। मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया कि नहीं अच्छा करूंगा, मुझे नहीं पता तो पॉलिटिकल साइंस वुड डिफाइन माई हाफ ऑफ द लाइफ, नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ। सो उस पर आप अच्छे खुश मंजिल हो कि नहीं अच्छा करो। कल को अगर मैं ये डाउट से लेता तो शायद मैं कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा होता, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि आई वुड डू गुड इन पॉलिटिकल साइंस एंड आई वांट टू स्टडी दिस। दैट्स व्हाई वो बहुत जरूरी है। तो आप जो भी डिसीजन लो उस पर कॉन्फिडेंस रहो, देखा जाएगा। आज तो कॉन्फिडेंस रहो, कल के रिजल्ट का देखा जाएगा। दूसरा अपने पेरेंट्स, और तीसरा आपके अराउंड जो सपोर्ट सिस्टम, वो आप चुनो, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हम कहते हैं नहीं, पुरानी डायलॉग है, ये चुन सकते हैं, कैन सेलेक्ट देम। तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छा सेलेक्ट किए हो तो सब कुछ एक्यूमुलेट होकर एक दिन अच्छा रिजल्ट होगा। यस और यस। ये भी जैसे आज मैं सक्सेसफुल बात करूँ, ये आज की सक्सेस है। आने वाले फिर मुझे प्रोफेशनल पब्लिक सर्विस में मेरी सक्सेस फिर उसी बात पे डिफाइन होगी कि मैं कितना ट्रू टू माई सेल्फ हूँ, कितना मेरे अराउंड के जो लोग हैं वो मैं उनके साथ कैसे कॉपरेट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ पे डिफाइन।
यस सर, डेफिनेटली जैसा सराउंडिंग रहता है वैसे हम बनते जाते हैं। जी जी, या तो आप उसके ट्रू मतलब ट्रू में जाते हो, या उसके अगेंस्ट में जाते हो, या तो उसके फॉर में जाओगे, या तो अगेंस्ट में यस जाओगे, यही दो चीजें होती थैंक यू सर, आपने काफ़ी चीज़ें शेयर की। बट एक लास्ट सवाल है मेरा, लाइक डू यू वांट टू से एनीथिंग टू एनीवन, लाइक किसी को थैंक्स बोलना है, या आप किसी का नाम लेना चाहते हो, या आप हमेशा से सोचते थे कि ये बात तो मुझे एक बार बोलनी है सभी के सामने, कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहोगे? है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट मैं मतलब मैंने अपने फादर को कभी थैंक्स नहीं बोला, क्योंकि वो होता है ना मेल ईगो। आप कितना भी पढ़ लो ये रहो, तो एक कहीं ना कहीं फादर से हमारा वैसा रहता था, मैं हमेशा ये कहता हूँ सबके पापा पापा होते, मेरे पापा बाप हैं। ठीक है, तो वो एक गैप रहता था, तो उनको मतलब कभी खुल के बोला नहीं हूँ, लेकिन हाँ सबसे बड़ा थैंक्स तो मतलब उन्हीं को जाता है, क्योंकि जब आपके अराउंड, जैसे मैंने कहा, उनके भी सराउंडिंग सब कुछ उनके अगेंस्ट में ही था, जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए डिसीजन लिया, तो वो बहुत बड़ा पॉइंट था। आई आई वुड नॉट इमेजिन माई सेल्फ कि मैं क्या कर रहा होता अगर वो सेम जो आसपास चल रहा होता, अगर उसी से कन्फर्मिटी कर देते, उसी को कन्फर्म कर रहे होते, तो सबसे बड़ा, उनका नाम शशि कुमार सिंह है, मैं स्पेसिफिकली उनका नाम है, तो उनका सबसे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और उसके अलावा मेरा भाई है जो छोटा, एंड ही इज वेरी चिल पर्सन, आई वुड से। आई एम समटाइम्स गेट वेरी लो एंड समटाइम्स गेट हाइपर एक्साइटेड, बट ही इज क्वाइट अ चिल पर्सन, और बहुत मल्टीटास्कर है। अभी वो पढ़ रहा है, वो लॉ पढ़ रहा है, एंड ही इज क्वाइट दैट कि अरे ठीक है हो जाएगा, कुछ और करते हैं, अरे हो जाएगा हो जाएगा, अरे ठीक है अगली बार दो ना अच्छे से, हाँ ठीक है ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये दो लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम माय मदर, शी हैज डन एवरीथिंग व्हिच अ मदर कैन डू, बट आई वुड से जिन दो लोगों को मैंने थैंक्स शायद नहीं बोला या बहुत कम बोला, तो यस, उनके लिए जितना भी करे कम है। एंड कोई टीचर का नाम लेना चाहोगे, कोई फ्रेंड का? जी जी सर, बिल्कुल। टीचर में तो सर, जो मैं अगर 10th तक रहूँ तो मुझे 2-3 टीचर, क्योंकि कई चीज़ें मैं कहता हूँ मैं बहुत लकी रहा कि सही स्कूल मिल जा गया, और मैं 10-11 साल जिस स्कूल में पढ़ा, मुझे बहुत अच्छे-अच्छे टीचर मिले। मेरे क्लास टीचर थे दीपक सर, मुझे आज भी याद है। जब क्लास टीचर कह रहे थे कि आप तुम अच्छा नहीं करते, तुम ज़्यादा पढ़ो, ये करो, वो मुझे कहते थे जाओ जाओ जीके में काट लो, जाओ जाओ डिबेट करो, क्विज करो। दूसरा एक मैम थी, सुनीता मैम थी हमारी, वो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाती थी। मैं दैट लेडी आई वुड से वाज वे बियॉन्ड हर टाइम, क्योंकि आप 9-10 के या 7-8 के बच्चों से वो जो बात करती थी, वो मुझे याद भी आज है। मैं 9th में था उस समय, निर्भया वाला यस कांड यस। हुआ था, दिल्ली में हुआ था, हो गया था, तो उन्होंने उसके ऊपर जिस तरह की सेंसिटाइजेशन उस समय दी 9-10th में, और आज हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कंसेंट सिखाना चाहिए बच्चों को, गुड टच बैड टच सिखाना चाहिए। उस समय उन्होंने आकर के जो शैटरिंग वर्ड्स बोले कि आज हम किस तरह के पेट्रियार्की, 9-10 के बच्चे क्या ही जानेंगे, कुछ नहीं जानेंगे। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ मैं बहुत लकी रहा कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले, तो ये दो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे कोचिंग में भी बहुत अच्छे टीचर मिले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया उससे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम पढ़ाते सभी टीचर अच्छे थे, मुझे शायद ही कोई टीचर याद हो जो बहुत गलत या खराब पढ़ाते थे। इसके अलावा मेरे दो टीचर बहुत डियर टू मी है। एक कोचिंग में अवध ओझा सर, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कितने famous हैं। मेरे 10th तक मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचर हैं जिसे हम ट्यूशन टीचर कहते हैं, अब मोर देन ट्यूशन टीचर ही थे सर मेरे लिए। उनका नाम अंजनी नाम था, अंजनी सिंह नाम था। इसके अलावा एक मनोज था। तो ये 2-4 टीचर बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर मैं दोस्तों की बात करूँ तो लिस्ट लंबी, एक का लूंगा दूसरा मारेगा। तो ये छूट सभी को यही से बोल देते कि हाँ थैंक यू। हाँ, तो उन सभी को थैंक यू, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया मैंने किसी को नहीं बुलाया, उन्होंने सबने अपना रिजल्ट देखा, आ गए, पकड़ लिया पार्टी, तो अभी मैं कहा चलेंगे बाहर, चलेंगे, बट नहीं नहीं बाहर कैसे चलेंगे, यही खाएंगे, यही मस्ती करेंगे। तो मैं कहा ठीक। ग्रेट किसी सर। एक का नाम लेना दोस्तों में शायद वीडियो लंबी हो जाएगी पहले तो, और क्लैशेस भी दूसरा हो ये हो जाएंगे। जाएगा कि क्लैशेस बहुत हो जाएंगे, क्योंकि किसी एक का तो, जैसे मैंने कहा, कलेक्टिव सक्सेस वाली बात। ग्रेट सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर योर शेयरिंग स्टोरी एज वेल एज कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक एंड थैंक यू गाइस, आप सभी लोग हमें देखते हो, आप सभी लोग हमें हमारे वीडियोस को लाइक करते हो, और यही मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोगों को, आप बोल सकते हो, पकड़ के लाता हूँ, बुला के लाता हूँ, ताकि वो अपनी जर्नी स्टोरी शेयर करें, जो जो उन्होंने इश्यूज फेस किए अपने लाइफ में, ताकि वो आप सब जान सको, और अपने लाइफ में कभी आपको ऐसे इश्यूज आते तो आप उसे इजीली डील कर सको और हैंडल कर सको। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। थैंक यू सर। यू सो मच।